हेलो हेलो यू, कैसे हो आप। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर रोहित दुबे अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। एक साइलेंट माइंड और एक हेल्दी बॉडी कैन अचीव एनीथिंग, सो बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। बिफोर मैं अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं अपने बारे में। मैंने एमएससी इन बॉटनी किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से। मेरा स्पेशलाइजेशन है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स। लास्ट 10 ईयर से मैं ब्रांड रेपुटेड नेशनल इंस्टीट्यूट्स में एज अ बॉटनी प्रोफेसर काम कर रहा हूं। बहुत बड़े बड़े रेपुटेड ब्रांड इंस्टीट्यूट में मैंने एज अ बॉटनी प्रोफेसर काम किया है, बच्चों को बॉटनी सिखाया है। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ बॉटनी विथ मी इन अर्जुन एकेडमी। बॉटनी से रिलेटेड मैं बातें करूंगा दिल से लेकर दिमाग तक, क्योंकि जब बॉटनी की बातें दिल पर लगेंगी तो दिमाग उसको एक्सेप्ट करेगा, दिमाग उसको समझेगा। बॉटनी की जर्नी अर्जुन एकेडमी में मैं स्टार्ट कर रहा हूं शुरुआत से, एकदम बिगिनिंग से। सो पहला यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी क्या है। एकदम स्टार्टिंग से मैं बॉटनी की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बायोलॉजी पहला पॉइंट ले रहा हूं। बायोलॉजी इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस, बायोस मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड ग्रीक वर्ड है लॉगस, लॉगस मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉगस मीन्स टू स्टडी। दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो आई कैन से स्टडी ऑफ ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, study of all about living organisms called biology, branch of science that deals with study of all about living organism, that branch of science called biology. What is all about जो हम बायोलॉजी के अंदर सीखने जा रहे हैं, जैसे जैसे जो है जर्नी आगे बढ़ेगी हमें पता चलता जाएगा। वेल, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी हम साइंटिस्ट एरिस्टोटल को मानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को हम अरस्तु भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। ये वही एरिस्टोटल है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना होगा, सिकंदर जो जीता वही सिकंदर वाले सिकंदर, उनके गुरुजी हैं एरिस्टोटल। फादर और फाउंडर दो टर्म्स आते हैं। फाउंडर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज का इनिशिएट करता है उसको हम फाउंडर बोलते हैं, और फादर उसको हम बोलते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे थियरी रखे हों, बहुत सारे रिसर्च किया हो। So biology it deals with study of all about living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ही टाइप के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट होगा या तो एनिमल्स होगा। सो इसके बेसिस पर हम फर्दर बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑल अबाउट एनिमल्स, study of all about animals only, the branch of biology that deals with study of all about animals, उस branch of बायोलॉजी को हम जूलॉजी नाम देंगे, एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑल अबाउट प्लांट्स, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बॉटनी नाम देंगे। सो बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, एक जूलॉजी जो डील करेगा ऑल अबाउट एनिमल्स और दूसरा बॉटनी जो डील करेगा ऑल अबाउट प्लांट्स। फिर से यहां पर फादर ऑफ जूलॉजी, अगर मैं फादर ऑफ जूलॉजी की बात करूं तो अगेन साइंटिस्ट का नाम आएगा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रास्टस, THEOPHRASTUS, थियोफ्रास्टस। सो बायोलॉजी ये आपको जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक बायोलॉजी कंबाइन चलता है, जिसमें हम प्लांट और एनिमल के बारे में कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। और जैसे ही जो है हम 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं बीएससी वगैरह में, तो वहां पर हम जो है बायोलॉजी को ब्रेक कर दिया जाता है जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट्स में। फिलहाल हम जो है 11th 12th में बायोलॉजी एज ए कंबाइंड सब्जेक्ट जहां पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। केवल और केवल प्लांट्स के बारे में जो अगर हम पढ़ेंगे तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बॉटनी नाम देंगे। केवल और केवल सिर्फ केवल अगर हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम जूलॉजी नाम देंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। यहां तक की बातें क्लियर है, एकदम सिंपल टाइप का, एकदम स्टार्टिंग का जो है थोड़ा मैंने आपको यहां पर समझाया। आगे बढ़ते हैं।
11th स्टैंडर्ड की बॉटनी स्टार्ट करूं इसके पहले 11th स्टैंडर्ड में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, बॉटनी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे अंडर द बॉटनी, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो यहां पर 11th बॉटनी, 11th बॉटनी में अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात करूं, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 11th बॉटनी के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है, यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिट 1 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर होगा प्लांट किंगडम, चौथा चैप्टर होगा एनिमल किंगडम। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस यूनिट में 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 6 होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यूनिट नंबर 3 टेक्स्ट बुक में यूनिट नंबर 3 का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसमें चैप्टर नंबर 8 आएगा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 10 रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट नंबर 4 का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चैप्टर नंबर 14 होगा रेस्पिरेशन और चैप्टर नंबर 15 होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट नंबर 5 ये जूलॉजी वाले सर का यूनिट रहेगा। यहां पर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बातें करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन रहेगा। चैप्टर नंबर 15 के बाद 16 में डाइजेशन आ जाएगा, 17 में ब्रीदिंग आ जाएगा, 18 में जो है सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड आ जाएगा, 19 चैप्टर नंबर में जो है एक्सक्रीटरी एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ जाएगा। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20 में लोकोमोशन आ जाएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। चैप्टर नंबर 21 में आ जाएगा जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और चैप्टर नंबर 22 में आ जाएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन, चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चैप्टर नंबर 18 में आ जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 19 में आ जाएगा जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर नंबर 20 में होगा
लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और 22 चैप्टर नंबर में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 5 जूलॉजी वाले सर डील करेंगे। सो बॉटनी में जो है यूनिट 1 अगर देखा जाए तो यूनिट 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ये बॉटनी में इंक्लूड करेंगे। ये मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डील करने वाला हूं, बहुत मजा आएगा इन चैप्टर्स को पढ़ने में। यूनिट नंबर 2 देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये जो है मैं डील करूंगा बॉटनी में। एनिमल किंगडम ये जूलॉजी को जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये जूलॉजी को जाएगा। यूनिट नंबर 3 सेल जो है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चैप्टर 8, 9 और 10 ये तीनों बॉटनी में मैं डिटेल में आपको अच्छे से समझाऊंगा। यूनिट नंबर 4 ये केवल और केवल मेरा चैप्टर है, ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 11, 12, 13 एंड 14 चैप्टर नंबर्स बॉटनी में मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। स्टे कनेक्टेड रहिएगा। यूनिट नंबर 5 जूलॉजी वाले सर अपना डील कर लेंगे। सो बॉटनी 11 बॉटनी में हम द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम 3 चैप्टर, मॉर्फो और एनाटॉमी जो है 5 हो गए। देन ये सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल 5 and 3 8 और 8 के बाद ये 5 चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे चैप्टर मैं आपको 11th में सिखाने वाला हूं। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा जो है यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले फ्लो ऑफ द चैप्टर मैं अपने हिसाब से रखूंगा सो दैट चीजों को मैं कनेक्ट करता रहूं। ये जितने भी चैप्टर हैं 11th में मैं डील करने वाला हूं, सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, टेंशन मत लीजिए। जो आज मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसकी बात फ्यूचर में होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये टॉपिक फ्यूचर में भी आने वाला है। फ्यूचर में जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको अगर उसकी कनेक्टिविटी पास्ट वाले टॉपिक से रहेगा तो मैं आपको रिमाइंड करूंगा, देखो हमने बातें किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो है पास्ट में। सो मैं सारी चीजें कनेक्ट करके आपको समझाता रहूंगा। सो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करता हूं मैं 11th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर 3 का पहला चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी को पकड़ के मैं एनसीईआरटी को समझने पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आगे तक जाऊंगा, अच्छे से समझेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा दे रहा है कि हमारे आसपास आप लोगों ने हम लोगों के आसपास दो टाइप की चीजें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा इनएनिमेट नॉन लिविंग थिंग्स। सो एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन कैसा दे रहा है थोड़ा समझिएगा। इस चैप्टर का अगर मैं इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखूं आप लोगों के सामने, सो अराउंड अस दो टाइप की चीजें मिलती हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा इनएनिमेट, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स नाम देते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग दो टाइप की चीजें हमारे आसपास में अवेलेबल है। लिविंग को नॉन लिविंग से ऐसा क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करता है, व्हाट स्पेशलिटी द लिविंग थिंग्स है जो उसको नॉन लिविंग से अलग करता है। एनसीईआरटी बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, जो इनको जो है लिविंग बना रहा है। सो लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, व्हेयरएज इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव सेल कंपोजिशन। सो यहां पर जो है इंट्रोडक्शन में मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स दे हैव लिविंग सेल्स, जो उनको लिविंग बना रहा है। नॉन लिविंग मैटर के पास जो है सेल जैसा कुछ भी नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग। क्वेश्चन आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी जो मेडअप ऑफ सेल है, सेल खुद में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली सेल इज। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की जर्नी। पहला हेडिंग लिया मैंने यहां पर, व्हाट इज अ सेल। व्हाट इज अ सेल, या मैं बोल सकता हूं डेफिनेशन ऑफ सेल। डेफिनेशन ऑफ सेल 9th 10th में जो है आप लोगों ने सेल का डेफिनेशन सुन चुके होंगे। सेल को क्या करके हम डिफाइन करते हैं, सेल इट इज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सेल को मैंने कैसे डिफाइन किया, थोड़ा समझिएगा, कनेक्ट करूंगा, बहुत सारे जो है पार्ट्स में मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको। इट इज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे ही लाइफ बोला जाए, यू कैन कंसीडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Cell, it is the smallest basic unit of life. Cell, it is the smallest basic structural and functional unit of life. Cell, it is smallest basic structural and functional unit of life. कोई भी जो है कंपोनेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के जैसा काम कर रहा है तो हम कलेक्टिवली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल को मिला के फंडामेंटल भी टर्म दे सकते हैं। तो सेल इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल इट शोज फ्री एग्जिस्टेंस, इट शोज फ्री एग्जिस्टेंस। सो इन सारे डिफिनेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो हमें सेल का डिफिनेशन मिल रहा है, सेल इट इज स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, बेटर टू से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट शोज फ्री एग्जिस्टेंस। Anything in the living body present below the level of cell cannot survive independently, will not show free existence. So cell smallest basic fundamental structural functional unit of living organism है जो free existence show करेगा। इसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सेल के नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रेजेंट है, they cannot survive independently, इसलिए हमने इसको बेसिक यूनिट नाम दिया। मैं जस्टिफाई करने वाला हूं। सेल को मैंने डिफाइन किया, सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट शो फ्री एग्जिस्टेंस। देखा जाए तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नाम सुना होगा आपने, अमीबा, पैरामीशियम, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल का बना है। व्हेरेज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंगो, ह्यूमन, ऑल द जो है जायंट एनिमल्स, एवरीथिंग आ जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सो यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल, complete body made up of single cell, whereas multicellular organism body made up of many cells। यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अमीबा हो गया, डायटम्स हो गए, यूग्लिना हो गया, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास वगैरह हो गया। जैसे यहां पर एग्जांपल ले मैं तो ह्यूमन ले सकता हूं, ठीक है, अब मैंगो ले लिया एक एग्जांपल, और भी बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बॉडी एक सिंगल सेल से बना होता है एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फॉर सर्वाइवल परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। मेटाबॉलिक प्रोसेस सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी में होगा। लिविंग बॉडी में कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ चीजें ब्रेक हो रही हैं, बहुत सारे स्मॉल यूनिट को मिला के हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होके फिर से स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द लिविंग बॉडी को हमने मेटाबॉलिज्म बोला, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोला। सो अमीबा एक सिंगल अमीबा, एक अमीबा एक ही सेल का बना है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अमीबा के लाइफ को मेंटेन करने के लिए मस्ट है, अमीबा के सिंगल सेल में ही सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं अमीबा का बॉडी बना है एक सेल का और वही एक सेल अमीबा को सरवाइव करने के लिए सारे फंक्शन उसके लिए परफॉर्म करके दे रहा है? तो हुआ ना, सेल एक बेसिक जो अमीबा का स्ट्रक्चर भी बना रहा है और अमीबा में सारे फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जा सकता है इन द लैंग्वेज ऑफ अमीबा। यहां पर भी देखिए यूनिसेलुलर के लैंग्वेज में हो गया। यहां पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बिगिनिंग कहां होता है, कैसे कहां से होता है बताना चाहेंगे आप? किसी भी मल्टीसेलुलर और ह्यूमन की बॉडी
कहां से बनना चालू हुआ? सबसे पहले वो कौन सा स्ट्रक्चर था जिसने ह्यूमन की बॉडी का इनिशिएट किया? हाँ, सही बोला आपने, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है, जाइगोट एक सिंगल सेल है, और ये सिंगल सेल डिवाइड होकर बना लेता है मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन होगा और बन जाएगा एक बॉडी, एक मल्टीसेलुलर बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी। और इस कॉम्प्लेक्स बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल्स, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो ऑर्गेनाइज होकर सेल ऑर्गेनाइज होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना लिया। और ये जो मिलियन ऑफ सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहे हैं, सेल ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कंपोनेंट है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छे से समझते हैं इसको, तो जो है सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में तो क्लियर है, थोड़ा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और डिटेल में जाते हैं। व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात को थोड़ा आगे ले चलते हैं, बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एक हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की की बात करूं, तो एक मल्टीसेलुलर या एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में सबसे पहले एटम आते हैं, ग्रुप ऑफ एटम मिलके बनाएंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ग्रुप होके बनाएंगे कंपाउंड, कंपाउंड आपस में ऑर्गेनाइज होके बना लेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल को हम ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेल कंबाइन होके बनाएंगे सेल, और सेल के ग्रुप को हम नाम देंगे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बना लेंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में अरेंज होके बना लेंगे एक बॉडी, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। तो एक मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एटम, एटम के ग्रुप को मॉलिक्यूल ने बनाया, ग्रुप होके कंपाउंड ऑर्गेनाइज होके बनाया सेल ऑर्गेनेल, ऑर्गेनाइज होके बना लेगा सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हमने नाम दिया टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को हमने ऑर्गन नाम दिया, ऑर्गन्स ग्रुप होके बना लिए ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में ग्रुप होके बना लिया एक कॉम्प्लेक्स बॉडी। थोड़ा देखो तो सही, कॉम्प्लेक्स बॉडी इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में ऑर्गन सिस्टम वो आपस में अरेंज होके कॉम्प्लेक्स बॉडी बना रहा है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी में जितने भी फंक्शन जो बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो कॉम्प्लेक्स जो है ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। तो ऑर्गन सिस्टम को यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? बात है फ्री एग्जिस्टेंस की। ऑर्गन सिस्टम ग्रुप होकर बॉडी बना लिया, बट आउटसाइड द बॉडी ऑर्गन सिस्टम दे कैन नॉट सर्वाइव। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। बॉडी के बाहर एलिमेंट्री कैनाल को निकालो, माउथ में चपाती ठूसो और बोलो कि आप इसको जो है कंप्लीट डाइजेस्ट करके दिखाओ। ऑर्गन सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन फंक्शनल, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकते। ऑर्गन सिस्टम में मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाहर निकाला, नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, अल्वियोली, लंग्स, ये पूरा का पूरा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बॉडी के बाहर निकाला और उसमें मैंने जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सप्लाई किया, और मैंने ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला आउटसाइड द बॉडी रेस्पिरेशन करके दिखाओ, नहीं कर सकता वो। सो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम, इनको हम यूनिट नहीं बोल सकते। यूनिट उसी को बोलेंगे जो है रिक्वायर्ड फंक्शन भी परफॉर्म करे और साथ में फ्री एग्जिस्टेंस। तो अच्छा ठीक है, इससे छोटा है ऑर्गन। ऑर्गन को हम क्यों ऑर्गन असेंबल होके बनाए, ऑर्गन सिस्टम वो असेंबल होके बना लिया बॉडी, ऑर्गन सिस्टम को हम यूनिट ऑफ बॉडी नहीं बोल सकते। ऑर्गन को क्यों नहीं बोला जा सकता? अगेन ऑर्गन फिर से आउट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता। स्टोमक एक ऑर्गन है, मैंने स्टोमक को बॉडी के बाहर रखा और उसमें जो है मैंने पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज डाल दिया और मैंने बोला बेटा इसको जो है डाइजेस्ट करके दिखाओ। स्टोमक आउटसाइड द बॉडी नॉन फंक्शनल है, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। मैंने लंग्स को, लंग्स एक ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है, लंग्स को मैंने जब आउट ऑफ द बॉडी जो है बाहर निकाला और उसको मैंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, मैंने लंग्स को बोला बेटा इसको है रेस्पिरेशन, नो, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ऑर्गन सर्वाइव नहीं कर सकता, फ्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। हार्ट को मैंने हार्ट को आउटसाइड द बॉडी रख दिया और बोला हार्ट आप ब्लड जो है ब्लड पंप करिए, इट कैन नॉट परफॉर्म, इट कैन नॉट शो फ्री एग्जिस्टेंस। बॉडी को जो है ऑर्गन को हम यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म या यूनिट ऑफ द लाइफ नहीं बोल सकते।
ठीक है, ऑर्गन खुद बना है ग्रुप ऑफ टिश्यूज से। टिश्यूज को हम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि टिश्यूज ही ग्रुप होकर ऑर्गन बनाया और फर्दर जो बॉडी बनाया। तो टिश्यूज अगेन टिश्यू, मैंने जो है नर्वस टिश्यू को आउटसाइड द बॉडी जो है बाहर रख दिया। नर्वस टिश्यू में जितने भी न्यूरॉन्स उनको मैंने बॉडी के बाहर निकाला, गरम गरम तवे पे मैंने न्यूरॉन को रखा और बोला बेटा सिग्नल दे दो, तवा गरम है। नहीं, आउटसाइड द बॉडी काम नहीं कर सकता है टिश्यू सिस्टम। मसल्स एक जो है टिश्यूज का कंपोनेंट है, एपिथेलियम टिश्यू, इन सबको आउटसाइड द बॉडी टिश्यू कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल। सो कॉलिंग टिश्यू एज एन यूनिट स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट गलत होगा। ठीक है, सो सेल ग्रुप होके कॉम्प्लेक्स बॉडी बनाया है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में मैंने बोल दिया कि एक सिंगल सेल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, ट्रिपेनोसोमा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये जितने भी नाम दिया ये लाइफ है, और ये लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, और वो सेल इंडिपेंडेंटली अमीबा पैरामीशियम का एक सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली अमीबा पैरामीशियम के सारे रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फ्री एग्जिस्टेंस भी शो कर रहे हैं। वेल, और एक बात मुझे याद आ गया, अगर मैं टिश्यूज को यूनिट ऑफ लाइफ बनूं, अगर मैं टिश्यूज को, बॉडी को, ऑर्गन सिस्टम को बॉडी या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट बोलूं, तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो अमीबा पैरामीशियम में होता ही नहीं। तो क्या अमीबा और पैरामीशियम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे? ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो सेल ही वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो फ्री एग्जिस्टेंस भी शो करता है, जो है। अच्छा मुझे बताइए, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल स्टोमक में परफॉर्म होता है, स्टोमक करता है, ऐसा सुना होगा। क्या सच में डाइजेशन स्टोमक करता है? नहीं। स्टोमक के इनर लाइनिंग में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमक के इनर लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं दे सीक्रेट एंजाइम्स, कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन और HCl, ये सारे जो है मटेरियल स्टोमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट सेल्स सीक्रेट करते हैं, तब डाइजेशन होता है। लंग्स जो है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, सुना है आपने ना? तो क्या सच में लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है? बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा लंग्स में देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स, जिनको हम अल्वियोली या अल्वियोलाई नाम देते हैं। मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई या अल्वियोली को ब्लड वेसल्स जो है एनसर्कल करके रखते हैं, और ये अल्वियोली है जो ब्लड वेसल के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहा है। तो सेल ही है जो काम कर रहा है ना। किडनी जो है एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, बात तो सही है, बट क्या सच में किडनी एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है? अरे नहीं। किडनी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन नाम देते हैं, सुना होगा आपने नेफ्रॉन। तो इट इज एग्जैक्टली नेफ्रॉन, एक सेल जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी में भी फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, फंक्शन परफॉर्म करने वाले ऑर्गन नहीं है, फंक्शन टिश्यू नहीं परफॉर्म करता है, फंक्शन स्मॉलर लेवल पर सेल्स परफॉर्म करते हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, दीज आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स बॉडी, जो सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, सेल से भी छोटा तो सेल ऑर्गेनेल है ना। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट अगर बोलना है तो सेल ऑर्गेनेल को बोल सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों को हम यूनिट नहीं बोल सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ही बोलना है तो सेल ऑर्गेनेल को क्यों नहीं बोला जा सकता? नहीं बोल सकते ना। मैं क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल के बाहर रख दूं और उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करूं, और क्लोरोप्लास्ट को बोलूं बेटा जो है थोड़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करो, ग्लूकोज बनाओ। आउटसाइड द बॉडी क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं सेल के बाहर निकालूं और उसको ग्लूकोज प्रोवाइड करूं और बोलूं बेटा जो है रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्रोड्यूस करो। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आउटसाइड द सेल फ्री एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। तो फ्री एग्जिस्टेंस इट कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द बॉडी, तो हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बोल सकते। कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एटम ये तो वैसे भी जो है फ्री एग्जिस्टेंस ये नहीं शो करेंगे। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी एक सेल का बना है, और वही एक सिंगल सेल सारे के सारे रिक्वायर्ड फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, सारे मिलियंस ऑफ सेल्स, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। तो सेल ऑर्गेनाइज होके मल्टीसेलुलर बॉडी बना रहे हैं, और मल्टीसेलुलर बॉडी में काम करने वाला स्ट्रक्चर है सेल। तो यहां पर मैं जस्टिफाई कर देगा कि सेल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट शोज फ्री एग्जिस्टेंस। जब तक फ्री एग्जिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, जब तक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो हम नहीं ऐड करेंगे, तब तक सेल का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगा। फाइनली सेल को मैं सम अप कर रहा हूं। सेल कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, structural and functional unit of living organism that show independent existence, that perform all the required function necessary for the survival of any living organism, let it be single cell का unicellular organism या millions of cell का multicellular organism। Here I have completed with the definition of cell, what is cell, और cell के definition को justify किया। यहां तक की बातें क्लियर हैं। बायोलॉजी क्या है, बॉटनी जूलॉजी, देन 11th स्टैंडर्ड में कितने चैप्टर आएंगे, और 11th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन दिया मैंने, सेल को डिफाइन किया। इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना ही। कोई भी पॉइंट, कोई भी बात ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन एनी टाइम। लॉजिकल और रीजनेबल क्वेश्चन होने चाहिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।